हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आज अगले वीडियो पे आए हैं और चलते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की पहले यूनिट पे चर्चा कर रहे थे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, जिसमें हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी के क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं पार्ट 2 देख सकते हैं। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, प्री कम मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम में आप जो देख सकते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य जो वनडे एग्ज़ाम है वहाँ भी आपको जो कोर कॉन्सेप्ट या एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस जो जीएस का मेंस का पेपर 2 है, तो आप इसमें आप देखें जो सिलेबस है वो 6 to 12 एनसीईआरटी के कहीं ना कहीं कवर करता है पूरा। अगर आप पूरी 6 to 12 पढ़ते हैं तो अगर आप बेहतर समझ और अच्छे एप्लीकेशन करने आते हैं तो आपको जीएस का 4th पेपर, जीएस के फर्स्ट पेपर में भी और जीएस के सेकेंड पेपर में तो सिलेबस है ही, बाकी आपको देखेंगे जगह जगह आपको एप्लीकेशन करने को मिलेगा। खासकर एनसीईआरटी में आप देखेंगे बहुत कई एनसीईआरटी अलग अलग सब्जेक्ट की आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें आपको वहाँ से पढ़ी हुई आपको दूसरे पेपर में फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो ऐसा मत सोचिए कि पॉलिटी की किताब से या एनसीईआरटी की जो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जीएस के पेपर 2 में ही एप्लीकेशन होगा, ऐसा नहीं है। या आप पॉलिटी सेक्शन उसे अदर जगह भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं तो इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, हम देख सकते हैं या देख रहे हैं चैप्टर 4 पे आप देखेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आप देखें इस पे तो इसके हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5वें पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इसको देख सकते हैं हम लोग यूनिट 2 में हैं, जो है क्लास 10th की जो पाठ्य पुस्तक है। और हम लोग जाति, धर्म और लैंगिक मसले इसे देख सकते हैं। ये भारत के उद्देश्य का है, आप इसे पढ़ लें, लिख लें कॉन्सेप्ट, और अपने जैसे भारत के संविधान का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है तो आपके अंदर भी ये आपके ज्ञान में या आपकी बौद्धिक क्षमता में बेसिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो आप इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे एनसीईआरटी में यूपीएससी, सीएससी आपको इस चीज़ पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तब भी आप इस किताब को फॉलो कर सकते हैं, इन एनसीईआरटी को 6 to 12 जो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत है। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तब भी आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या उसके फर्स्ट पेपर में भी आपको बहुत सारी जगह आपको एप्लीकेशन के साथ, थ्योरी के साथ आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस किताब को या हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं पार्ट 5 में। तो हम आज जो जाति, धर्म और लैंगिक मसले में आज हम जो पार्ट 5 है इसमें हम जाति और राजनीति, जो भारत का सबसे बड़ा इशू है या इसी को लेकर क्या है भारत के सारा पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं घूम रहा है। आज हम देख सकते हैं कास्ट एंड पॉलिटिकल, तो हायरार्की जो है ऑक्यूपेशनल डिवीजन, सेक्शन ऑफ रिचुअल्स। तो आप देखेंगे जो आनुवंशिक रूप से जो कहते हैं डिवीजन हो चुका है आपके रिचुअल, जो समाज का रस्म रिवाज चले आ रहे हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक कालीन से जो व्यवस्था चली आ रही वो आज तक फॉलो हो रही है ऑक्यूपेशनल के रूप में। उसे क्या है, जैसे आप नौकरी करते हैं उसी तरीके से उस व्यवस्था को आप लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, देख सकते हैं। तो हम मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म सिमिलर ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनके क्या होंगे आप देख सकते हैं सिमिलर ऑक्यूपेशन के रूप में अभी दिखाएंगे। मैरिड विद इन द कास्ट एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। आप देख सकते हैं कि दूसरे ग्रुप में के साथ वो खाते पीते नहीं हैं, या वर्ण व्यवस्था में जो आप देखेंगे जो हायरार्की सिस्टम तैयार की गई उससे निचले वाले सिस्टम को वो अछूत के रूप में मानते हैं, कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कास्ट अगर बिहार पोलिंग बूथ, लेकिन ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब क्या है जो है इनलीगल है, या कह सकते हैं क्राइम कहेंगे इसके तहत, याद रखिएगा आप ऐसा मत करें, ठीक है। तो बिहार पोलिंग बूथ तो कास्ट योर वोट हियर और वोट हियर और कास्ट हियर, आप देखेंगे दोनों चीज़ें सेम है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कि अगर कास्ट योर वोट हियर मतलब कास्ट योर ये है तो आप वोट यहाँ करें,
अब वोट योर कास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को कितनी बखूबी से जो है निखारा गया है। हम देख सकेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को। तो आप देख सकते हैं जेंडर, रिलीजन, तो हमने जेंडर की चर्चा की है, डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन को देखा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो कास्ट सिस्टम है अपने भारत में या जेंडर सिस्टम है, कहीं ना कहीं क्या है, रिलीजन से निकला है। तो धर्म ने सभी जो है अपवादों को जन्म दिया है, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो। तो धर्म की आड़ से सारी चीज़ें निकली हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि कास्ट इनक्वालिटीज़ की बात हो रही है। कास्ट में आपको हमने बताया था, आप इसे देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म में अलग अलग इनक्वालिटीज़ हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंतर्गत। इन्हीं कास्टों में आप देखेंगे ऐसी कास्ट सिस्टम में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डर्टी गेम्स, इस कास्ट सिस्टम को लेकर जो है पॉलिटिकली जो पार्टियां हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। और जैन आस्था को एक स्टेटमेंट है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ओके, मतलब कास्ट इन पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स इन कास्ट वाई, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप कास्ट के लिए मतलब कैसे ज़रूरी है, एक के लिए अगर ज़रूरी है तो आप देख सकते हैं कुछ इसके बेनिफिट के, अभी जब अगले कभी चर्चा करेंगे तो उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों दिखाएंगे। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, ओके, आप देख सकते हैं, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इन कास्ट वाई, इसकी ज़रूरत क्यों थी। तो आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट कुछ इस तरीके के हैं कि कास्ट योर वोट हियर, वोट हियर योर कास्ट हियर। ठीक, आप देख सकेंगे हम बात कर रहे हैं जाति और राजनीति के संदर्भ में। तो देख सकते हैं कि जाति और राजनीति का सिस्टम कैसे निकला है। अगर हमने यहाँ पे क्या है एक एग्जाम्पल दिया है रिजर्वेशन का, तो देखेंगे रिजर्वेशन में कैसे राजनीतिक पार्टियों ने वोट पॉलिटिक्स के लिए रिजर्वेशन को जन्म दिया। खासकर आप देखेंगे पहले ही जो जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, उसी समय कुछ जातियों को क्या है, निचली जातियों को, सबसे जो भारत की वर्ण व्यवस्था में जिसे कास्ट सिस्टम में सबसे निचली जातियां बोला गया, उनको आपको उसका जो है संविधान लागू होने के साथ रिजर्वेशन मिला था। फिर धीरे धीरे उसे वोट पॉलिटिक्स में कन्वर्ट किया गया और वोट पॉलिटिक्स के धीरे धीरे अदर रिजर्वेशन कन्वर्ट हुए। फिर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने लीगल और वैलिड माना, लेकिन आधार बताए कि आपके आधार ये होने चाहिए और समय के साथ इसमें क्या है जो है इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जिनको एक बार मिल जाए रिजर्वेशन तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही आप देखेंगे फिर अगली बार फिर एक वोट पॉलिटिक्स का खेल खेला जाता है, फिर एक रिजर्वेशन पैदा होता है। तो आप देखेंगे अब भारत में हर वर्ग को रिजर्वेशन कंप्लीट कर दिया गया है कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि रिजर्वेशन भारत में हमें नहीं मिला। आप रिजर्वेशन के हकदार हैं तो आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। आप देखेंगे जाति और पॉलिटिक्स में यही बात हुई है। तो जाति और राजनीति को देखेंगे, हमारी राजनीति में जो सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी थी, आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब रिजर्वेशन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन लोग करते थे कि ये रिजर्व कैटेगरी है या पिछड़ी कैटेगरी का है, जब भी आपसे कोई व्यक्ति करे तो आप कहना कि आज भारत में हर व्यक्ति को रिजर्वेशन मिला है तो आप भी पिछड़े हुए हैं, तो पिछड़े हुए से आगे को बढ़ाइए क्या, तो हम भी ठीक, तो एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ें। और देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको पिछड़ा समझ के अछूत समझ रहा हो तो वो कह सकते हैं कि आप भी इसी कैटेगरी में आ चुके हैं अब, क्योंकि रिजर्वेशन भारत में कास्ट एंड पॉलिटिक्स ने सभी को रिजर्वेशन दे दिया गया है। आप देखेंगे इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक हैं। आप देखेंगे इनके कुछ सकारात्मक पॉइंट भी हैं या लाभदायक हैं। हमारी राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी गई हैं। आप इन्हें देखेंगे, इनमें एक मोटे तौर पर या सकारात्मक या लाभदायक हैं, तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि दूसरी जो नकारात्मक या नुकसानदेह इनको देखें। तो आइए अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। तो इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देख सकते हैं। इसे आप जाति और राजनीति की चर्चा करें तो इसमें सकारात्मक नकारात्मक हमने आपको बताया था कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स की नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, हमने आपको बताया था, और पॉजिटिव पॉइंट्स भी याद रखिएगा। तो इसीलिए जान आस्था ने बोला था आस्था की एक स्टेटमेंट कि कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स इन कास्ट वाई। आप देखेंगे दोनों की बातें अलग अलग हैं। इस चीज़ को लेकर आप व्यक्तिगत ना लें, लेकिन आपका रिजर्वेशन के तहत आज भारत में क्या है, सभी लोगों को ये वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आज भारत में जो है अपने राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक के लिए
ऐसा रिजर्वेशन का खेल खेला, शायद आज भारत में ऐसी स्थिति आ गई है। बजाय भारत में रिजर्वेशन को समाप्त करने की बजाय भारत में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ये भी एक सकारात्मक पॉइंट ये है, इसे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आज सभी लोगों को रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अब भारत में धीरे धीरे आप देखेंगे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन धीरे धीरे अब आने वाली समय में हो सकता है क्या होगा, समेटता हुआ या समाप्त होने की कगार पे है, इसे अब खत्म किया जाए धीरे धीरे। तो क्योंकि अभी तक क्या था कि लोग कहेंगे कि हमें नहीं मिला, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो अब धीरे धीरे इसको समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। आप देखेंगे एक हमने सकारात्मक पक्ष की बात की है, आप देखेंगे जातिगत असमानताएं क्या हैं, तो आप देखेंगे कास्ट सिस्टम गेम इन इंडियन पॉलिटिक्स को आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अपनी वर्ण व्यवस्था में जो है जातिगत असमानताएं क्या हैं। जातिगति को असमानताओं को आप देख सकते हैं, जो जिसका काम है, मतलब जिस वर्ण में आपने जन्म लिया वही आप असमान है, इसीलिए क्योंकि आपने इस वर्ण व्यवस्था में जन्म लिया है, वही असमानता आपको यहाँ दिखाई गई। आप इसे देखेंगे कि और लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एथनिसिटी का जो विभाजन है लिंग और धर्म पर, तो आप देखेंगे जेंडर बेस्ड जो विभाजन दुनिया भर में है। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। आप इस पॉइंट को नोट करें, ठीक है। जाति धर्म तो पहले पॉइंट पीटी पॉइंट आप इसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात हम करेंगे जातिगत जो असमानताएं हैं, आप इन्हें देखेंगे कि जातिगत जो असमानताएं हैं लिंग और धर्म को लेकर, तो आप कहीं ना कहीं, लेकिन आप जिसे भारत में अगर हम बात करें कि जिसे हम जाति कहते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, इथनिसिटी को लेकर विभाजन किया गया है। याद रखिएगा इथनिसिटी, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो एक वर्ग या जाति का विभाजन है, लेकिन अलग रूप है उसका। याद रखिए सभी समाजों में सामाजिक असमानताएं और एक ना एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। आप देखेंगे कि सभी समाजों का मतलब है, जो अपने यहाँ जो वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, कि उसमें कुछ ना कुछ सामाजिक असमानताएं आपको मिलेंगी। एक ना एक तरह का वहाँ श्रम विभाजन भी मौजूद है। आपका मतलब है कि एक ही वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, तो अलग अलग सबके श्रम विभाजन हैं। इस आधार पर देख सकते हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, या भारत में आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों को दिखाएंगे, लेकिन ये व्यवस्था लोगों ने बनाई हुई है। याद रखिएगा अधिकतर समाजों ने पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये व्यवस्था कि एक व्यवस्था जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसी व्यवस्था को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि आनुवंशिक रूप से इस व्यवस्था को जन्म दिया गया है, लेकिन जाति व्यवस्था आप देखेंगे एक अतिवादी और स्थायी रूप है। ठीक है, आप देखेंगे जो भारत की जाति व्यवस्था है, मतलब एक अतिवादी जिस व्यवस्था को चली आ रही बराबर, लेकिन और स्थायी रूप है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें बदलाव का रूप आपको आज देखा जा सकता है। अगर आज के संदर्भ में बात करें कि आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय पॉलिटिक्स सिस्टम में या भारतीय लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें आप किसी भी जाति की प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारतीय संविधान के तहत किसी भी धर्म या जाति तो जो है आप धर्म को अपना सकते हैं धर्म के तहत, और आप किसी भी सिस्टम में आप मैरिट कर सकते हैं। तो ऐसी आपको भारतीय संविधान के तहत क्या दिया गया, आपको छूट मिली है। और अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में आप देख सकते हैं यह एक खास अर्थ में भिन्न है। कैसे है भिन्न? इसमें पेशा के वंशागत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। आप देखेंगे हमने आपको बताया कि एक खास विभाजन के आधार पर है कि उनका जो पेशा है वो वंशानुगत है, कि जो पीढ़ी में जो कृषि ये कहेंगे कि एक मजदूर है तो वो उसका बेटा मजदूर बनेगा। अगर हम ऐसे बात करें, अगर कोई वर्ण व्यवस्था में निचली जाति से कोई है या वर्ण व्यवस्था के निचले विभाजन से है, तो रीति रिवाजों के तहत उसकी अगली भी पीढ़ी उसी रीति रिवाज को फॉलो करेगी या उसको लोग उसी नज़र से देखेंगे और देखेंगे। लेकिन आप उसने अब भारत में क्या है, इन रीति रिवाजों के तहत साथ साथ अब भारत में उन्हें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत की सामाजिक या संवैधानिक व्यवस्था में उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। एक जात समूह के लोग क्या करेंगे, मिलते जुलते पेशे के तो होते हैं, उन्हें अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है कि मिलता जुलता पेशा है तो अलग अलग समुदाय के रूप में देखा जाता है। अगर हम आज के समय में इसकी चर्चा करें तो आप देखेंगे अलग अलग जो है जो जाति के पेश के लोग हैं, जब उनको एक पेशा मिल जाता है, मतलब अगर
कोई व्यक्ति, दो वर्ग विभाजन हो जाते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। एक तो जिस पैसे को वो जो अपना सकते हैं, मतलब भारतीय संविधान के अगर बात करें कि कोई भी व्यक्ति कोई पैसा अपना सकता है, कोई नौकरी कर सकता है। जब वो कोई पैसा या कोई नौकरी अपना लेता है, व्यवसाय, तो वो उसी समुदाय के लोगों के साथ एक क्लास बन जाता है, चाहे वो किसी वर्ग से हो। फिर दूसरा एक कास्ट से उनका समुदाय बनता है। आप इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो इसमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान के संबंध भी रहता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि अलग सामाजिक समुदाय में भी आप देख सकते हैं, इनमें आपस में क्या है, बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध स्थापित होता है या संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चे ना तो शादी कर सकते हैं, ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था ये सामाजिक रूप से है। ठीक है, आप देखेंगे अन्य जो बात की गई है तो इसे आप देख सकते हैं कि आप भारत में अगर यहाँ से ही क्वेश्चन, चलिए अभी क्वेश्चन आगे बताएंगे। तो इसके साथ आप देखेंगे भारत की वर्ण व्यवस्था में देख सकते हैं कि जाति समूह से भेदभाव आप देखेंगे उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। ठीक है, जब हमने कहा पहले कल ही बताया था कि जब आप बाहर निकलते हैं तब आपकी आंखें किसी भी व्यक्ति को देखती हैं तो क्या करती हैं, उसमें उस व्यक्ति को ना देखकर उस व्यक्ति के साथ जो उसकी जाति उसका धर्म जुड़ा हुआ है, उस जाति और धर्म के आधार पर आप उस व्यक्ति के मन लिए अपने मन में क्या बनाते हैं, एक टैग लगाते हैं या धारणा बनाते हैं। तो वही धारणा आपको सामने दिखाई पड़ेगी कि भेदभाव उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंज और जातियों को साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। आप देखेंगे ऐसी हमारी वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है, आप इसे देख सकते हैं। आप इस चित्र पे ना जाएं, ठीक है, आप जाएंगे तो आप इसे जो वर्ण व्यवस्था के साथ हैं, ब्राह्मण, आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित, इसको आप देख सकते हैं कि अलग अलग हैं। आप देखेंगे कि इन्हें आज का अर्थ प्रेरिस और एकेडमिक के रूप में, इन्हें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और बैरियर्स के रूप में आप देखेंगे, इन्हें अरिस्टन और ट्रेडरमैन और क्या है, फार्मर एंड मर्चेंट के रूप में, और इन्हें क्या है, मैनुअल लेबर्स के रूप में हुआ है। और अनटचेबल स्ट्रीट क्लीनर्स देख सकते हैं कि इन्हें स्ट्रीट क्लीनर के रूप में भी इस टाइप किया गया है। अगर ये किसी ऐसी गली से निकल जाए तो पहले चलिए आगे कभी बताएंगे कि ऐसा जब हिस्ट्री की बात करेंगे हिस्ट्री में बताएंगे, तो हम इसकी चर्चा अपने बात में कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पिछली कक्षाओं में हम इसकी चर्चा कर चुके थे। यही कारण है कि आप देखेंगे जैसे ज्योतिबा फूले हैं, महात्मा गांधी हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने क्या हुआ, समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी। या इनका आप पीटी में याद रखें, ये क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है आपसे, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एनालिसिस बहुत सबसे अच्छा दिया हुआ है। आप इसी एनालिसिस को अपनाते हुए आगे आंसर राइटिंग करें। आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था में जाति समूह का पदानुक्रम आप देख सकते हैं। तो आप इस व्यवस्था में देख सकते हैं सिंबॉलिक के साथ, आपको एनसीईआरटी ने ही दिखाया है। ठीक है, तो जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमगत के रूप में उसके नीचे। तो आप देखेंगे कि धर्म में भी आप देखेंगे एक धर्म दूसरे धर्म को नीचे बताता है और दूसरा धर्म तीसरे धर्म को नीचे बताता है। तो इस क्रम को भी दिखाते हैं और आप इस सिंबॉलिक को समझ सकते हैं कि ये कुर्सी बनी हुई है। ठीक है, इस कुर्सी या भारत के राजनीति में आप देखेंगे जाति और पॉलिटिक्स के लिए जो धर्म, जाति, समुदाय, समाज पर आधारित जो राजनीति होती है तो आप उनको इस आधार पर हायरार्की सिस्टम में बैठाया गया है। तो आप देखेंगे कुर्सी मुख्यमंत्री बनाने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे, और जब इस कुर्सी पे कोई व्यक्ति बैठेगा तो अब क्या होगा, इसकी धर्मनिरपेक्षता है कि भारत के सभी धर्मों को क्या है, जो धर्म सभी धर्मों को समान माने और धर्मनिरपेक्षता भी अपने आप को घोषित करे कि ऐसा उसके लिए संभव है, या वो अपनी राजनीति या पार्टी सिस्टम की राजनीति को फॉलो करता है या नहीं करता है। आप देख सकते हैं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं जाति और राजनीति की। तो हम आगे बात करेंगे भारत में सामाजिक और धार्मिक विविधता की बात करेंगे। तो आप देखेंगे भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक विविधता की बात, तो आप देखेंगे भारत में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्मों को जो है धर्म को भारत में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को दर्ज किया जाता। मतलब उसका क्या होता है, एक जनसंख्या रजिस्टर जैसे आपका जनसंख्या का वो होता है जनसंख्या
रजिस्टर तैयार किया जाता है और देखेंगे कि एक जनगणना होती है, उसी तरीके से सभी धर्मों की भी जनगणना उसी के साथ हो जाती है। तो ये जनगणना आप देखेंगे विभाग की अपनी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं, धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोगों को उसे बताते हैं। ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया गया है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है तो वह किसी भी धर्म को नहीं मानता, फॉर्म में भी वैसे ही दर्ज किया जाता है। इस कारण देश में क्या होगा, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे विश्वसनीय सूचनाएं हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। आप इनको ना जाएं, आप यहीं तक जाएं, ठीक है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समूह की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा बदला भी है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं कि कहीं आबादी अगर बड़ी है तो उनकी कुल आबादी का अनुपात भी में बदलाव भी बढ़ा है, ठीक है, बदला हुआ है, चेंजेज आए हुए हैं। आप प्रत्येक हिसाब से 1961 में आप देख सकते हैं बाद से हिंदू जैन ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान सिख बौद्धों का मामूली रूप से बढ़ा हुआ है। लेकिन आप अगर 2011 की जनगणना में जाएंगे तो तब भी आपको क्या है, इनके हिस्सों में जो हिस्सा घटा हुआ दिखेगा। अब लगभग सभी धर्मों के लोगों का क्या है, कुछ हिस्सा आपको क्या है बढ़ा हुआ मामूली से रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब मुस्लिम आबादी का उनको भी क्या है घटाव की तरफ बढ़ने लगा है। अगर सरकार इसी तरीके से ध्यान देती रही, काम करती रही सभी धर्मों को लेकर, लेकिन आप देखेंगे कि एक आम जो है भ्रांत धारणा भी है लोगों में कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म समुदाय के लोग उससे पीछे हो जाएंगे। यही आम एक धारणा पहले तो एक मुसलमान जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर होती है कि हम माइनॉरिटीज़ हैं। पहले वो कहते हैं कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ाने के उनके अंदर उनकी जो धर्म गुरु हैं वो इस जनसंख्या को क्या कहते हैं, धर्म को जोड़ते हैं। दूसरी बात वो करते हैं ऐसी कि क्या कहते हैं कि इस आधार पर कि अभी आप माइनॉरिटीज़ में आप अपनी जनसंख्या को बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं देश को, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब आप बहुसंख्यक में हो जाएंगे तब अपनी बात कह पाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून या अभी लागू नहीं है, लेकिन ये है कि भारत सरकार उनको क्या कहती है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण पालन अच्छी तरीके से कर सकें। इस कानून को या इसके तहत आप देखेंगे कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भारत की पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून में अपना योगदान दें। तो इसके साथ वो बात करते हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग इसके अलग अलग राय अपनी जाति के लोगों या धर्म के लोगों के बीच पक देते हैं। तो एक आम धारणा मुस्लिम समुदाय या मुसलमानों के बीच जो धर्म के बीच भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं। पहले तो ये भ्रांति धारणाएँ आप देखेंगे, पहली धारणा पहले खुद मुस्लिम जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने फैलाई हुई है कि हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि उनके कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी आबादी कम है इसलिए हमें दबाया जा रहा है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है, भारतीय सरकार भी ऐसा नहीं करती है। व्यवहारिक रूप से थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम बात करेंगे देश की आबादी में मुसलमानों के, अब दूसरी धर्म के लोगों हिंदू या अन्य लोगों की बात ऐसी धारणा बैठी हुई है कि आप देखेंगे मुस्लिम धर्म के प्रति अन्य धर्मों की यही धारणा सेम बैठी हुई है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे समुदाय के लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसी को लेकर क्या कहते हैं, लोग अपने धर्म के लोगों को आबादी या जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, या कहते हैं कि इनको घेर के रखो। ये कहीं ना कहीं संप्रदायवाद का जन्म देता है। ऐसी आप देखेंगे हमारे जो राजनीति के पर्दे के पीछे ऐसे खेल होते आए हैं, या धार्मिक समुदाय के लोग ऐसा विचार प्रचार प्रसार करते आए हैं। अन्य धर्मों के लोग मुस्लिम धर्म के प्रति आप याद रखें, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति सच्चर समिति की एक रिपोर्ट थी, याद रखिएगा। आकलन था कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन 50 सालों बाद यह अनुपात जो है 3 से 4% ही रहेगा। तो आप देखेंगे 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें भी मुस्लिम समुदाय का जो जनसंख्या अनुपात है धीरे धीरे घटा हुआ है रेशियो।
कुछ हालांकि हटा है, अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन कई राज्यों में इनकी जनसंख्या बढ़ी भी है। आप देखेंगे जिस रेशियो से अन्य धर्मों की जनसंख्या बढ़ी है या अन्य जातियों की जनसंख्या बढ़ी है, मुस्लिम धर्म की जनसंख्या उस रेशियो में ज़्यादा अनुपात से बढ़ी हुई है। आप इसे याद रखें। इसमें साबित होता है कि एक व्यापक फसल पर विभिन्न समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। आप देखेंगे जातिगत समूह पर भी यह बात लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशेष समूह हैं, एक अनुसूचित एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्जा की जाती है। इन दोनों बड़े समुदाय में सैकड़ों जातियां, आदिवासी समूह शामिल हैं, जिनके नाम पर आप देखेंगे सरकारी अनुसूची में ये नाम दर्ज हैं। इनके साथ आप अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों के नाम आमतौर पर दलित कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको भी लेकर हमने आपको बताया था पिछली एनसीईआरटी में कि दलित किसे बोला जाता है। सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती है जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में सबसे अछूत या निचले क्रम में मतलब निचले स्तर पर माना जाता है, लेकिन उन्हें माना हिंदू जाति ही जाता है। आप देखेंगे हिंदू जाति के तहत ही एक वर्ण व्यवस्था है, जिसमें अलग अलग जो है वर्ण व्यवस्था के इन्हें भी हिंदू माना गया। ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू हैं, लेकिन अलग अलग वर्ण व्यवस्था का जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। और इसी व्यवस्था में कहते हैं कि हम इस काम के लिए बने हैं, 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 लेकिन हैं हिंदू ही, लेकिन अछूत हैं। हिंदू होते हुए एक हिंदू, आप देखेंगे एक हिंदू दूसरे हिंदू को क्या कहेगा, हम ये अछूत है। यही भारत की वर्ण व्यवस्था है। तो हम देखेंगे हिंदू सामाजिक व्यवस्था को अछूत माना जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है, इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अनुसूचित जनजातियों में, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जिन्हें अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं। ये भी हिंदू जाति हैं। ठीक है, देखिए भारत में हिंदू का अवधारणा कैसे विकसित की गई है। ये ट्रायंगल है और ये अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं हैं, सबकी अपने अपने काम जो है आनुवंशिक रूप से निर्धारित हुए हैं जन्म के आधारित पर, और पूरे हिंदू हैं ये। ठीक है, इस पूरे हिंदू में क्या है, एक हिंदू कहता है कि ये असामाजिक या अछूत है, निचले वाले को, कि अगर इस गली से निकल गया है हिंदू तो ये हिंदू क्या करेगा, ये गली अछूत हो जाएगी। तो आप देखेंगे उस गली को पहले धुलवाया जाता था, लेकिन वो भी हिंदू है और वो भी हिंदू है, तो आप कहीं ना कहीं उसे हिंदू भी मानता है, फिर अछूत भी कहता। आप इसे आलोचना या जब समीक्षा करें तो इसे बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। और देखेंगे जिनका बाकी समाज में मेलजोल नहीं रहा है, 2001 में आप देखेंगे देश की आबादी में क्या होगा, अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.2% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.2%। आप देखेंगे जो SC/ST का अनुपात है, आप 2001 की जनगणना है, अब ये आंकड़े बदल चुके हैं, याद रखिएगा, चेंजेज आ चुके हैं दोनों जगह, इन्हें आप अपडेट करें। इसे एनसीईआरटी से दिखाया, मैंने ऐसे दिखा दिया आपको। हम बात कर रहे थे भारत में किसकी, जो अगर बात करें जाति वर्ण व्यवस्था के साथ जाति और जातिगत असमानताओं में, और आगे बात करते हैं जातिगत असमानता के तहत देख सकते हैं इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आप देखेंगे इन महापुरुषों का मतलब है जो गांधी, अंबेडकर, पेरियार, अन्य भी अगर हम बात करें भारत में रनाडे, बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो है मूवमेंट या सामाजिक वर्ण व्यवस्था में या जाति या इनके सामाजिक बदलाव के लिए अपना सामाजिक मूवमेंट चलाया था, और इन लोगों क्या है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इसमें आप देखेंगे ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने भी क्या है शिक्षा के लिए जो है काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। आगे महात्मा गांधी ने हर क्षेत्र में काम किया हुआ है, ऑलराउंडर थे वो आपके लिए। ठीक है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती थी तो खड़े हो जाते थे। आर्थिक विकास, शहरीकरण और साक्षरता, शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था को कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। ये समसामयिक मुद्दा है, याद रखिएगा। समसामयिक जो एक मुद्दा है इसे आप देखेंगे, इस मुद्दे के तहत क्या है
जो पहले की जो व्यवस्था है, कि जो व्यवस्था चली आ रही थी, एक शहरीकरण, साक्षरता बढ़ी, शिक्षा का विकास हुआ, लोगों में पेशा चुनने की आज़ादी बढ़ी, गांव में जमींदारी व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है, जाति व्यवस्थाएं पुराने अपने रूप से निकलकर नए रूप में आ रही हैं। तो आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता धीरे धीरे बदलाव इनमें आना शुरू हुआ है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं देखा जाता है, नहीं रखा जाता है कि किस व्यवस्था का किस जाति का है, लेकिन ये व्यवहारिक है। आपको बताते हैं ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, हाँ आपके ट्रेन या बस में कौन बैठा है, आप किसके हाथ से खाना खा रहे हैं, ये शहरों की व्यवस्थाएं अब नियर अबाउट खत्म हो चुकी हैं। रास्ता में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, आदमी किस जाति का है जो आपको खाना दे रहा है। संविधान में किसी भी तरह के क्या है, जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। देख सकते हैं कि आज क्या है, संविधान ने जाति व्यवस्था से जो पैदा हुआ अन्याय, इसको समाप्त करने के लिए नीतियों का आधार तय किया हुआ है। आपकी सरकार भी इस पे काम कर रही है कहीं ना कहीं। और देख सकते हैं कि अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो आपको बदलाव देखकर हैरान रह जाएगा। अगर आप 100 साल पहले कोई व्यक्ति लौट कर नहीं आया तो आप 100 साल पीछे चले जाइए, तो आप वहाँ की व्यवस्था को आज की व्यवस्था से क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं। और कोशिश हो, आपको लगे कि नहीं हम इसी व्यवस्था को अच्छे लें, तो आप उसी व्यवस्था में वहीं रह के जीते रहें। तो आप देखेंगे एक बार फिर भारत लौट कर आएँ तो यहाँ के बदलाव को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगे कि वही व्यवस्था अच्छी है तो आप वहीं रहें, यहाँ लौट कर ना आए दोबारा। हम देखेंगे बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई। आप ये भी लिखेंगे कि बहरहाल समकालीन भारत से जो है जाति प्रथा अब जो है विदा नहीं हुई है, मतलब अब उसका अभी भी लोगों के क्या है जो है, क्योंकि आनुवंशिक है तो कहा जा रहा है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आप मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था आनुवंशिक हो गई है। तो जाति व्यवस्था जब आनुवंशिक है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम क्या हैं, सर्वोच्च हैं, क्योंकि आनुवंशिक रूप से हम जो है उच्च या स्वच्छ या क्लीनर या कह सकते हैं कि हम जो है अच्छे हैं। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अपने समाज में अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में रहकर शादी करते हैं। ट्रेडिशन है ये कि वो अपने, बहुत सारे ऐसी जातियां हैं भारत में, वो अपने कबीले में ही शादी करती हैं। मतलब है कि वो कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में रहें, लेकिन उनका जो कबीला है उसी एरिया में जाकर वो शादी करेंगे। ऐसी भी व्यवस्थाएं भारत में आप देखेंगे। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी समाप्त नहीं हुई है। आप इसे देखेंगे कि छुआछूत, आप देखेंगे अस्पष्टताकरण भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में दिया गया है, लेकिन अभी छुआछूत की भावना बनी हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में तो कुछ को दबा कर रखा गया है। तो देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था के अंदर सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में रखा गया। हमने आपको बताया था कि जो ये वर्ण व्यवस्था बनी थी, ये वर्ण व्यवस्था क्या थी, ये वर्ण व्यवस्था पूरी हिंदू है, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये क्या था, कुछ समूह को लाभ देने के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें ये समूह कुछ समूह को लाभ देने के लिए बनाई थी, कुछ समूह को दबाकर रखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि सभी हिंदू हैं। लेकिन आप देखेंगे एक हिंदू ने दूसरे हिंदू क्या लाभ नहीं देने के लिए एक वर्ण व्यवस्था क्रिएट की है। तो आप देखेंगे कभी की होगी, वो आज आनुवंशिक रूप से चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आप देखेंगे इसका प्रभाव सदियों से आज तक नज़र आता है। मतलब पहले कभी जो बनी थी, उत्तर वैदिक कालीन से बात कर रहे हैं हम, जिन जातियों ने पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी। हम आपको बता दें कि जो वर्ण व्यवस्था थी, आप देखेंगे इस वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर की जो हिंदू थे, इनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, या किताबों या मंदिरों में जाने की आज़ादी तक नहीं थी। लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने के बाद धीरे धीरे क्या है, ये छूट दे दी गई। धीरे क्या, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सभी लोगों को छूट दे दी गई। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी बोलबाला है। देख सकते हैं समसामयिक मुद्दा है। आप लिख सकेंगे कि जिन जातियों को पहले शिक्षा में से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये व्यवस्था आनुवंशिक रूप से चली आ रही थी। लोगों ने इसे आनुवंशिक रूप से क्रिएट किया हुआ। यही कारण है कि शहरी
और मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति। इसी को आधार बनाकर हम एक चीज़ आपको और बता दें यहाँ पे कि जातियों को जो पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उन्हें अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं, वो इसी को आधार बनाकर कहते हैं कि हमें सदियों से दबा कर रखा गया है, आप रिजर्वेशन हमारा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसी को आधार बनाकर वो भी अपने जो है पॉलिटिकल या राजनीतिक रोटियाँ सीखते हैं। कौन? पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जो नहीं जिन्हें लाभ मिला है, उन्हें मिला नहीं मिला उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ खास लोग इसको आधार बनाते हैं। आप देखें यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे जो रेशियो है उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था में, हिंदू वर्ण व्यवस्था को आप देखेंगे कि जिस रेशियो में आप देखेंगे जो अगड़ी जातियाँ उनका रेशियो किस हिसाब से ज़्यादा रखा गया है, तो असमान रूप से काफ़ी ज़्यादा है किसमें? अच्छे कामों के या उनके वर्ग को देखकर। आप देखेंगे जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट संबंध है, तो जाति और आर्थिक हैसियत के आधार पर भी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। आप देखेंगे जातिगत असमानताएं शीर्षक आप देख सकते हैं, आपको हमने एक बॉक्स दिखाया हुआ है। अगर हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो फोकस ऑन कास्ट एंड पॉलिटिक्स कैन आप समटाइम्स देखेंगे धीरे धीरे आपको दूसरा गिव एन इम्प्रेशन इन इलेक्शन और इन अबाउट कास्ट एंड पॉलिट नथिंग एल्स, मतलब इलेक्शन के समय आपके बाद आपको ऐसी देखेंगे कि इलेक्शन के समय कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बट इज़ नॉट ट्रू, मतलब ये सत्य नहीं है। इलेक्शन के बहुत खत्म होते ही आप देख सकते हैं दिस कैन एक्सप्लेन विद इन हेल्प इन फॉलोइंग, आप इसे वो फॉलोइंग कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेनेशन को आर्गूमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे आप कंसिस्टेंसी नो की बात करें तो आप देखेंगे नो कंसिस्टेंसी इन इंडिया हैज़ द जो है क्लीनर मेजॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, तो किसी मेजॉरिटी को भारत में क्या है जो है किसी कास्ट को किसी एक ऐसी मेजॉरिटी नहीं कि वो भारत की राजनीतिक संरचना में अकेले सत्ता संभाल सके, उन्हें अन्य कास्ट सिस्टम से सहारा लेना ही पड़ता है, अन्य जातियों का वोट लेना ही पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जब ऐसी बात आती है, जब राजनीति की बात होती है तो सभी पार्टियां क्या करती हैं, हर जाति को कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के वासी हैं, हमारी सरकार को आप वोट दीजिए। जैसे ही सरकार बन जाती है तो आपको उनकी पार्टी सिस्टम में क्या दिखेगा, एक कास्ट सिस्टम दिखाई पड़ेगा हर कार्य सिस्टम में। प्रेजेंट टाइम की जो भारत की राजनीतिक सिस्टम चल रही है इसको आप अभी तुलना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कास्ट ग्रुप वोट बैंक के आधार पर होता है, नो पार्टी विंस इन 100% वोट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को। आप देखेंगे कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपनी ही जाति से जो है एक राजनीतिक सत्ता संभाल सके या सरकार बना सके, लेकिन उन्हें वोट चाहिए तो वो धर्मनिरपेक्ष दिखाएंगे, आपके पैरों पैरों दिखेंगे पड़ेंगे, हो सकता है अपने पार्टी झंडे से, हो सकता है अपने कपड़े उतार के तुम्हारे पैर छू के साफ करें, लेकिन जब एक क्या करेंगे, जिस दिन उनकी सरकार बनेगी तो उस सरकार में आपको कास्ट एंड पॉलिटिक्स का रोल उनकी पार्टी में भी दिखे पड़ेगा, उनकी सरकार की जो मंत्रिपरिषद है या मिनिस्ट्रियल सिस्टम है उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस सिस्टम को। इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और हम जो भी चर्चा कर रहे हैं ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम में जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स पार्ट है इसके अंतर्गत कर रहे हैं। तो आप इसकी एनालिसिस है कहीं ना कहीं, तो आप इसे बेहतर तरीके से सेकेंड पेपर में एप्लीकेशन करेंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ाया हुआ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और अपने कमेंट और व्यूज़ दें। थैंक यू, बाय बाय।